देखिए, तो कल अपन ने क्या देखा था इसके अंदर, फैच अपन ने स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो फैच में मैंने बताया था कि कैसे हम यूआरएल के थ्रू डेटा सर्वर से लेंगे, है ना। तो इतना अपन देख चुके थे। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक फंक्शन बनाया था किस नाम से, गेट प्रोडक्ट्स के नाम से। फिर उसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल माना था यूआरएल के नाम से, और वो यूआरएल को कॉपी कराया था। और फिर फैच की हेल्प से अपन ने क्या किया था कि फैच को क्या चाहिए होता है, एक यूआरएल चाहिए होता है। और फैच बेसिकली क्या होता है, प्रॉमिस होता है ना। तो प्रॉमिस क्या करता है, या तो वो देन, अगर प्रॉमिस कंप्लीट होगा तो देन अपने को रिटर्न करेगा, अदरवाइज कैच रिटर्न करता है, एरर आती है कुछ अगर हमारे पैच में, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, जो भी यूआरएल से डेटा आएगा वो किस में आएगा, इस रिजल्ट में आएगा। और फिर इसके बाद उस रिजल्ट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, जेएसएन में। क्योंकि बेसिकली वो जो आउटपुट होगा उसका, देखो समटाइम्स तो वो क्या होता है, जेएसएन में देता है। अगर जेएसएन में देता है तो जेएसएन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हो सकता है कि अपने को एक्सएमएल फॉर्मेट में दे, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा देता है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, है ना। तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को जेएसएन में। तो अपन ने उसको जेएसएन में कन्वर्ट किया था। तो यूआरएल से डेटा किसके अंदर आया, इस रिजल्ट में। और रिजल्ट से फिर अपन ने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया किसमें, जेएसएन में। और फिर जो भी जेएसएन में डेटा कन्वर्ट हुआ वो हमने अगले दिन में आया, ठीक है। तो अगले दिन में क्या हुआ, जितने भी उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ आए। और उसके बाद फिर क्या किया था, उन प्रोडक्ट्स में से एक एक प्रोडक्ट को निकालने के लिए अपन ने क्या लगाया था उसमें, अपने को पता है कि जब अपन ने प्रोडक्ट्स लिया था तो प्रिंट क्या हुआ था हमारे पास, पूरा 20 एलिमेंट्स का एक एरे प्रिंट हुआ था। और एरे के ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं, फॉर ईच लूप। तो हमने क्या किया कि एरे के ऊपर हमने लगाया फॉर ईच लूप, और फिर हमने उसमें से पहला प्रोडक्ट निकाला। पहला प्रोडक्ट निकाला और फिर इसके बाद क्या किया अपन ने, पहला प्रोडक्ट निकालने के बाद में हमने बोला कि जो भी पहला प्रोडक्ट है उसको कहाँ पर डालें, कंटेनर के, कंटेनर मतलब जो भी अपना सेक्शन बनाया था अपन ने एच टी एम एल के अंदर, है ना, उस सेक्शन के कहाँ पर, इनर एच टी एम एल के अंदर उस कार्ड को वो डाल दे। तो ये अपन ने देखा था, ठीक है। इतना हो चुका था अपना। और अगर कुछ एरर आती तो उसके लिए हमने कैच दे दिया था कि एरर आती तो वो कैच को प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, अब इसी के आगे देखते हैं। तो पहली बात तो ये डेटा अपने को शो करवाना है, जैसे तो हमारे पेज के ऊपर ये डेटा क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपन थोड़ा चेंजेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अपन ने एक जो क्लास नेम किया हुआ है दिखाई दे रहा है ना, गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो क्लास से अगर अपन कोई भी जब HTML से डेटा लेते हैं, है ना, समझना, क्लास से जब भी अपन HTML से जब कोई डेटा गेट करते हैं तो वो आता है किस फॉर्म में, एक एरे की फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, एरे की फॉर्म में, है ना। तो वो एरे की फॉर्म में जब आएगा अपने पास में क्लास से जब कोई डेटा, तो एरे के ऊपर तो क्या लगाना पड़ता है, लूप लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, लूप। तो अपन इसको थोड़ा चेंजेस करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर डेटा देखिए अभी विजिबल नहीं है, अपने को डेटा दिखाई नहीं दे रहा है ना। डेटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास नेम यूज किया। क्लास नेम में क्या आएगा, एरे। पर अपने को एरे थोड़ी चाहिए, अपने को तो केवल सेक्शन जो है, सेक्शन केवल एक ही है ना अपने पास, तो एक ही सेक्शन है, तो वहां पर हम एरे की जरूरत ही नहीं, हम केवल उसको सिंपल सी एक आईडी भी दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले जो हमने ये बनाया है, ठीक है, सेक्शन, तो सेक्शन को अपन क्या करते हैं, सेक्शन को अपन एक आईडी देते हैं। क्या देते हैं, आईडी। तो आईडी क्या दी अपन ने, कंटेनर, ठीक है। तो आईडी अपन ने यहाँ पर दे रखी कंटेनर। तो आईडी को अपन क्या करेंगे, गेट करेंगे। आईडी के थ्रू मतलब गेट करेंगे। तो यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय क्लास की जगह पर क्या कर लेते हैं, आईडी कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अपन आईडी किया तो अब क्या होगा, हमारे पास एरे नहीं आएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, ओनली वो आईडी, सेक्शन आईडी आएगी। और फिर आईडी पे अपन क्या कर रहे हैं, आईडी से अपन बोल रहे हैं कि जो भी कंटेंट है उसके इनर एचटीएमएल में ये वाला कंटेंट क्या होना चाहिए, दिखा देना चाहिए। तो ये वाला कंटेंट क्या होगा, दिखाएगा अपने को, ठीक है। अब ये तो हो गया, इतना काम कंप्लीट अपना। अब इसके बाद अपन आते हैं, अब डेटा शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज यहाँ पर आती है। देखिए एक चीज आप समझना, हमने यहाँ पर जो लिंक किया है HTML पेज के अंदर, ठीक है, जो फाइल लिंक की वो कहाँ पर की है, स्क्रिप्ट फाइल को अपने टॉप में, ठीक है ना। अब टॉप में अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, बॉडी के बाद में लिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बॉडी के बाद में मतलब बॉडी के या तो सेक्शन जहाँ अपना HTML का पूरा कंटेंट खत्म हो रहा है वहां पर। क्योंकि पहले देखो होगा क्या, पहले HTML चलना चाहिए, मतलब ये सेक्शन क्या होना चाहिए, हमारे वेब पेज पे दिखना चाहिए। और फिर उस सेक्शन के अंदर जो डेटा है वो इस फाइल से लेगा,
है ना। और अगर मैं ये वाली लाइन अगर पहले लिख दूंगा सबसे ऊपर, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो उससे क्या होगा, अगर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया तो पहले वो क्या करेगा, डेटा लेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद शो करेगा। अब पहली बात तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए। अब कंटेनर ही नहीं है तो हम डेटा किस में डालेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले हमने कंटेनर बनाया, और कंटेनर बनाने के बाद में फिर अपन ने क्या किया, उस डेटा लिख को लिया, और डेटा फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो अभी हमारे पास एक बॉक्स क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब ये एक बॉक्स है, अब मुझे क्या करना है कि ये वाला डेटा थोड़ी दिखाना है, ये तो हमने जो बनाया था वो वाला डेटा है। अब हमको क्या करना है कि जो हमने डेटा उस वेबसाइट से लिया है, उस यूआरएल से लिया है, वो डेटा यहाँ पर दिखाना है। तो यूआरएल के अंदर जो डेटा है वो मेरा कहाँ पर है, इस वाली फाइल में। मैं 2 मिनट के लिए इसको, इसके अंदर डेटा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला डेटा दिख रहा है, पर मुझे ये डेटा थोड़ी दिखाना है, ये कोई काम का थोड़ी, H1 हेडिंग, ये अपने काम का कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है वो कहाँ पर है मेरा, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट्स के अंदर इस यूआरएल सारे प्रोडक्ट आ गए, और हमने क्या किया है कि यहाँ पर उस डेटा को, पहले प्रोडक्ट को लिया है, और फिर पहले प्रोडक्ट को कहाँ पे डाला अपन ने, उस कंटेनर के init.html में। लेकिन डाला तो, लेकिन उसको शो भी करवाना है, तो शो करना है तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर हमको क्या शो करवाना है, देखो मुझे यहाँ पर शो करवाना है बेसिकली क्या, सबसे पहले तो टाइटल। अब मेरा जो टाइटल है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, और उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या शो करवाना है अपने को, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन शो करवाना है। क्या शो करवाना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट बेसिकली है उस एरे का, एरे के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट था, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स थे, 20 ऑब्जेक्ट्स थे टोटल हमारे एरे के अंदर। तो हमको क्या करना है, उस 20 प्रोडक्ट जो भी हमारे ऑब्जेक्ट थे उसमें से मैंने कहा पहला वाला जो भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट का क्या शो होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन शो होना चाहिए। पहले में डिस्क्रिप्शन था, नहीं पहले में क्या था, टाइटल। पहले में टाइटल था, तो पहला क्या होना चाहिए मेरा, टाइटल शो होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे क्या शो करनी है, इमेज शो करनी है। तो इमेज अगर मुझे शो करनी है तो इमेज के लिए भी अपन लगा देते हैं डॉली, यहाँ लगाया, फिर करली ब्रैकेट्स लगाया। फिर मुझे क्या करना है, इमेज शो करवानी है, तो वही उस प्रोडक्ट के अंदर से मुझे क्या शो करवानी है, एक इमेज। अब इमेज शायद पूरा नाम ही होगा, IMG होगा, देख लेंगे अपन एक बार। फिर इसके बाद अब जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन भी शो करना है। ये अपना वाला डेटा हटा देते हैं अपन, और क्या शो करना है अपने को, डॉलर करली ब्रैकेट्स, और इसके बाद फिर मुझे प्रोडक्ट का शो करवाना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आएंगे, प्राइस शो करवानी है, तो प्राइस के लिए अपन क्या करेंगे, डॉलर करली ब्रैकेट्स, और इसके बाद फिर मुझे शो करवाना है प्रोडक्ट का क्या, जो भी प्रोडक्ट आएगा मेरा उस प्रोडक्ट का प्राइस शो करवाना है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो ये देखिए मुझे पहला प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था वो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर। अब इसमें डॉलर का साइन नहीं आ रहा, तो अपन डॉलर का साइन भी लगा देते ना। तो यहाँ बाहर की साइड अपन एक डॉलर का साइन, अब डॉलर भी आ गया, ठीक है। तो ये पहला वाला आ रहा है, हमको क्या करना है, एक आ रहा है, ये तो समझ में आ गया। अभी ये मैंने कैसे लिखा है पता है, टाइटल इमेज डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ उसको, याद हो तो कल हमने क्या किया था, API की टेस्टिंग की थी कि यूआरएल काम कर रही है कि नहीं। तो कहाँ जाके, अंडर क्लाइंट में जाके यहाँ न्यू रिक्वेस्ट पे गए थे अपन, और इसके बाद फिर यहाँ पर गेट अपन ने मेथड चूज करी थी, और उसको चेक करने के लिए फिर अपन ने इसको किया अपन ने पेस्ट, ठीक है, यूआरएल पेस्ट किया और फिर सेंड किया था। तो देखिए आया था अपने पास। तो देखिए ये रहा मेरा एरे अपना, और उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसका टाइटल है। तो हम, याद हो अगर आपको, जब एरे अपन ने पढ़ा था, तो एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे आइटम्स होते हैं उसको एक्सेस कैसे करते हैं अपन,
ऑब्जेक्ट एरे का नाम लिखते हैं अपन, जो भी एरे का नाम होता है, और डॉट लगा के टाइटल लिख देते हैं। तो हमने वही तो किया अभी। ये देखो आप, हमने यहाँ पर लिखा ना अपना, ये लिखा अपन ने, जो भी हमारा एरे था उसका नाम लिखा, और फिर उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मतलब का नाम, और उसके बाद फिर क्या किया यहाँ पर अपन ने, जो भी टाइटल अपने को एक्सेस करना था तो वो टाइटल, या फिर अपन ध्यान हो अगर आपको तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसे उसको वैल्यू को एक्सेस कर देना, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, मतलब प्रोडक्ट के टाइटल को एक्सेस कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे डॉट लगा के भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके होते हैं हमारे पास। तो हमने वही किया कि यहाँ पर टाइटल आ जाए, तो देखिए टाइटल था उसके अंदर, और क्या था टाइटल के साथ ही साथ उसके अंदर एक हमारे पास प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो इन तीनों को चारों को एक्सेस करवाया मैंने यहाँ पर। तो दिखाई दे रहा होगा चारों क्या हो गए अपने पास, एक्सेस हो गए ये चारों, ठीक है। तो वो चारों अपने को क्या आ रहा है कि अपने वेब पेज पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो एक ही आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, सारे शो करवाने हैं। इतने में कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो अपन क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़े। पंकज, स्मृति, देखो अभी क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट वाला क्या हुआ, अभी शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, सारे शो करवाने हैं। तो अपन करेंगे क्या, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको याद हो अगर, कि अगर मुझे वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, इसमें डालना है ना, इसके अंदर कंटेनर डॉट एच टी एम एल के अंदर। अभी तो एक ही प्रोडक्ट आ रहा है इससे, तो अगर मुझे इसके अंदर डालना है, तो याद हो तो आपको अपन ने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता था, एड एंड असाइन, ये आइकन अपना सिंबल रहता था ना, प्लस एंड इक्वल, मतलब कि इसी में क्या करते जाए, वो ऐड करते जाए, है ना, इस कंटेनर एचटीएमएल के अंदर। मतलब एक एक वो प्रोडक्ट निकालेगा, अभी तो क्या कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट असाइन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पता है कौन सा वाला हो रहा है आपको, ये सबसे आखिरी वाला है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये क्या है, प्रोडक्ट दिख रहा है ना, डेनवई का वुमेन्स टी शर्ट कैजुअल कॉटन। अब मैं आपको दिखाऊं उसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला आइटम क्या है मेरा, ये देख रहा, पहला आइटम कुछ और है, लेकिन सबसे लास्ट में जब मैं जाता हूँ, तो सबसे लास्ट में मुझे ये दिख रहा है, ये देखो 20 वाला आइटम है, वो दिखाई दे रहा है, टी शर्ट कैजुअल, वही वुमन वाला है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये आखिरी वाला आइटम शो हो रहा है, क्यों और आखिरी वाला, पर हमने तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि उसने पहला आइटम असाइन किया, पहला आइटम असाइन किया, फिर उसी में दूसरा उसको प्रोडक्ट मिला, तो फिर उसने दूसरी बार जब लूप चला तो फिर उसने दूसरा आइटम असाइन किया, फिर उस पहले वाले को हटा दिया, फिर तीसरा वाला असाइन किया, फिर चौथे वाले को हटा दिया। ऐसा मतलब एक एक करके वो पांचवे को असाइन कर रहा है, फिर इसके बाद चौथा वाला हटा दे रहा है ना। तो ऐसे करते 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 क्या किया उसने, कि यहाँ पर आखिरी में बचा 20 वाला, तो केवल 20 वाले को असाइन किया और 19 वाले को हटा दिया, क्योंकि असाइन उसी में हो रहा है ना। अब एक ही तो वेरिएबल है, अब एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू आएगी, और वो एक ही वेरिएबल कौन सा है मेरा, मेरा एक वेरिएबल जो है वो कंटेनर इन डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, सारे इसी में असाइन होना चाहिए। तो याद हो तो अपन ऐड एंड असाइन लगा सकते हैं यहाँ पर, कि इसी में ऐड हो और आगे क्या होते जाने चाहिए, असाइन होते जानी चाहिए। तो ऐड होगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर अगला असाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर लगा देंगे। तो ये ऑपरेटर इसलिए पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना, वो मैथमेटिक्स के लिए नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पर इस तरीके से काम आएगा अपने को। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अपन ने क्या कर दिया, प्लस इक्वल्स टू लगाया, तो प्लस इक्वल्स टू लगाने से होगा क्या, देखिए मेरे सारे प्रोडक्ट जो है दिखाई देने लगे, अब दिखाई दे रहे, और कहाँ से दिखाई दे रहे, पहले वाले से दिखाई दे रहे, पहले वाले से सारे प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर ओनली ये हटा दूंगा, अभी देखना, ये हटा दिया मैंने, तो केवल मुझे एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक ही आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्लस इक्वल्स टू, तो इससे क्या करेगा, एड और असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर ये तो कैसे आ रहे हैं, एक कॉलम के अंदर ही आ रहे हैं, पर हमको कैसा चाहिए इस डेटा को, हमको इस डेटा को करना है इस तरीके से रो में फैलाना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ी सीएसएस प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो सीएसएस के अंदर अपन चलते हैं, तो ये रहा अपना सीएसएस में आ गए। अब इतनी चीजें कर दी अपन ने, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक टारगेट करते हैं सबसे पहले। तो अपन देखिए किस चीज को,
देखिए सबसे पहले अपन डायरेक्ट टारगेट कर देते किसको, इसका हमने अलाइनमेंट सेट करना है और उसके बाद फ्लेक्स की डायरेक्शन कर देंगे अपन कॉलम। तो कॉलम वाइज क्या हो जाएगी, कार्ड जो भी हमारे दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने फ्लेक्स यहाँ पर डिस्प्ले तो कर दिया उसका शायद, और जस्टिफाई कंटेंट ये सेट नहीं किया अभी अपन ने, तो उसको कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो फैच वन के अंदर कार्ड जो है मेरे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है, इसको हालांकि ज़रूरत तो नहीं मेरे हिसाब से करने की, कहीं ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करना है बस, के अंदर अपन छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले, तो ये जो दिखाई दे रहा है अपने को, अब देखो यहाँ पर ही इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, मतलब चार, एक दो तीन चार, चार लाइन का अपने को दिख रहा है। फिर इसके बाद ये देखोगे तो आप, ये भी तीन लाइन का, फिर ये एक लाइन का, मतलब जो टाइटल है वो हमको दिखाई दे रहा है सब में। मोस्टली जो टाइटल है वो एक लाइन से कम तो कहीं भी नहीं, क्योंकि एक लाइन मेरे को वहीं दिखा है। तो अपन एक काम करेंगे, इस टाइटल को हाइड कर देते हैं। तो टाइटल को हाइड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पहली बात तो हमारे जो ये जो कंटेनर दिख रहा है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसकी हाइट को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट को अगर अपने को छोटा करना है तो अपन टारगेट किसको करेंगे, इसी को टारगेट करेंगे, मतलब हमारे टाइटल को टारगेट करेंगे। और टाइटल बेसिकली लिखा अपन ने किसके अंदर है, टाइटल जो लिख रखा है वो आई थिंक H2 हेडिंग के अंदर लिख रखा है ना अपन ने, हाँ H2 के अंदर लिख रखा है। तो H2 को अपन टारगेट करते हैं, ठीक है। तो H2 बेसिकली है कहाँ पर वो भी अपन देख लेते हैं। H2 जो है हमारा, H2 इस डेव के अंदर है, ठीक है। तो डेव के अंदर है तो अपन यहाँ पर टारगेट करते हैं किसको, डेव के अंदर का जो H2 है। तो हमने लिखा जो हमारा डेव है और उसके अंदर जो क्या है H2 है, उसको टारगेट करते हैं। तो डेव के अंदर जो H2 है, तो उसको आपको एक प्रॉपर्टी लगानी होती है, आपने CSS में पढ़ी होगी शायद, कौन सी, पहले तो इसका जो डिस्प्ले है वो अपन क्या कर देंगे, फ्लैक्स कर देंगे। नहीं फ्लैक्स नहीं करते हैं, उसको करते हैं अपन वेबकिट बॉक्स। क्या कर देते हैं, वेबकिट बॉक्स। अब ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है, देखिए वेबकिट बॉक्स यूज होती है प्रॉपर्टी जब हमारे पास जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट क्या होता है, जब इस तरीके से आ रहा है ना, एक से ज्यादा लाइन में आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि उसको एक लाइन या दो लाइन या तीन लाइन ऐसा मतलब में दिखाया जाए, ठीक है ना। उसके लिए अपन ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब टेक्स्ट को अगर अपने को क्या करना है, टेक्स्ट को मतलब अपने को वेबकिट बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कैसा आना चाहिए, यहाँ पर एक लाइन में आना चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, वेबकिट वेबकिट लाइन क्लैम्प लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपने को। वेबकिट लाइन क्लैम्प कितनी लाइन में चाहिए अपने को, बेसिकली उसको एक ही लाइन में दिखाना है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगा दी, वेबकिट लाइन क्लैम्प। तो उससे क्या होगा कि ये एक लाइन में दिखने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर अपने को जो ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब जो कंटेंट हमारा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, वो कंटेंट जो बाहर जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो को हिडन करना पड़ेगा। ओवरफ्लो को अपन हिडन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब एक चीज और क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ इसका जो ओरिएंटेशन है, वेबकिट बॉक्स का ओरिएंट, तो ओरिएंटेशन जो है वो अपन क्या करेंगे, वर्टिकली कर देंगे। तो वर्टिकली करने से क्या होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है, वर्टिकल मतलब वो ऐसे, पहली वाली को वर्टिकल क्या होता है आपको पता होगा ना, ऐसे जो कॉलम होता है कॉलम वाइज, जैसे कॉलम में काउंट करते हैं। तो मतलब ये जो ये पहला कॉलम काउंट होगा, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसको अपने वर्टिकली किया है ना, मतलब ये इसके लिए इतना इतना एक कॉलम हो गया। फिर इसके बाद अपन जाएंगे इसी के पास में, अगर हो सकता है कुछ दूसरा होगा तो दूसरा, फिर तीसरा, तो उसको वर्टिकली अपन लेंगे। और हॉरिजेंटल लगेंगे तो वापस वो रो में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को ये प्रॉपर्टी लगा देनी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमको दो लाइन में दिखानी है कम से कम, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर दो लिख देंगे। तो देखो वो क्या हो जाएगा, दो लाइन में आ जाएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दो लाइन ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो एक ही लाइन का है, तो एक ही लाइन का वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि अपन एक ही लाइन रखें, ठीक है। तो ये दिख रहा है अपने को सभी में इस तरीके से। आपको दिख रहा है कि डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कम से कम अपन कितना कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी देखो यहाँ पर तीन लाइन का दिख रहा है डिस्क्रिप्शन अपने को, और तीन लाइन से कम का कहीं नहीं, तीन लाइन से कम तो किसी में नहीं दिख रहा, तो अपन डिस्क्रिप्शन को तीन लाइन का कर देते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी अपन लगा देंगे किसके ऊपर, यही की यही प्रॉपर्टी अपन डिस्क्रिप्शन के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं और इसमें अपन क्या करते हैं, ओवरफ्लो डिस्क्रिप्शन, बस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन किसके अंदर था, हमारे पैराग्राफ के अंदर था, और डिस्क्रिप्शन को कितने लाइन में लाना अपने को, तीन लाइन में। तो सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये देखो ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो कितनी लाइन में आ गया,
3 लाइन में। सारे डिस्क्रिप्शंस मेरे कितने लाइन में आ गए? 3 लाइन में। दिखाई दे रहा है? इस तरीके से तो ये अपन कर सकते हैं। इसके बाद मेरे को इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इमेज में अपन काम करते हैं। तो इमेज भी क्या है मेरा, डेव के अंदर ही है। तो डेव के अंदर जो IMG टैग है मेरा, और IMG टैग है, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी जो विड्थ है, सबसे पहले तो उसको एडजस्ट किया जाए। तो विड्थ को अपन 150 पिक्सल्स अगर करें, हाँ इतना ठीक है, छोटा। इसके बाद फिर इसका जो अलाइन है, वो अलाइन कैसा है? अलाइन अगर अपन देखें तो अलाइन जो है वो लेफ्ट में है ना, तो अपन एक काम करते हैं, बीच में आनी चाहिए इमेज। तो अलाइन अपन इसमें क्या लगा देते हैं, केवल इमेज के लिए लगाना है, तो अलाइन सेल्फ कर देते हैं, और अलाइन सेल्फ को अपन क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने सेंटर। तो देखो वो इमेज क्या होने लगी, अब सेंटर में आने लगी, दिखाई दे रही। तो इस तरीके से कर दिया अपन ने। ठीक है, ये काम हो गया अपना। बस अब मोस्टली तो सभी काम हो गया। अब बस बचा गया अपने को, इसको अपने को रो में लेके आना है ना। ये जो एक कॉलम में दिख रहा है, पूरे को अपने को रो में लेके आना है। ठीक है, तो अपन रो में ले आते हैं इसको। तो उसके लिए टारगेट करेंगे अपन किसको, कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो भी हमको दिखाया था, इसका डायरेक्शन तो कर दिया था अपन ने स्टार्ट। ठीक है, और फिर सब चीज़ हो गई। बस एक काम करते हैं अपन, फ्लैग्स का जो अपना रैप है, उसको अपन क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। और इसके साथ अपन 2 मिनट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी का भी कमेंट आउट करते हैं। और फिर इसके बाद क्लास के लिए अपन यूज़ करते हैं किसको, डॉट को, है ना। और मैंने इसको क्लास नहीं दी है, और अगर मैं क्लास दूंगा तो ये एक एरे होगा और वो पूरा फुल विथ लेगा, ये बात भी सही है। ठीक है, तो उसको अपन क्लास में नहीं, अपन एक काम करते हैं। तो इसको सबसे पहली बात तो अपन ने आईडी दे रखी है। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या दी, इसको आईडी दी है ना, कंटेनर को आईडी दी है। तो आईडी अपन ने क्या दी, कंटेनर। तो आईडी से गेट करना है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, हैश करना पड़ेगा, मतलब हैश लगाना पड़ेगा ना। तो इसको अपन हटाते हो यहाँ पर, क्योंकि हैश, अब अपना काम बन जाएगा। तो ये हो गया काम अपना। ठीक है, कंटेनर, इसको रिलोड कर लेते हैं पहले तो अपन। कहाँ गया, आईडी। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू, बस हो गया अपना काम। तो ये देखिए, दिखाई दे रहे हैं? सारे प्रोडक्ट्स कैसे आ गए अपने पास, इस एक रो के अंदर आ रहे हैं ना, और अलग अलग कॉलम में। अब पहली बात तो क्या करना है, इन सबको नीचे लेके आना है। तो नीचे कैसे लेके आएंगे अपन, नीचे लाने के लिए आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, याद है क्या आपको, कि अगर आपके पास सारी चीज़ें एक ही रो में दिख रही है, और हम चाह रहे हैं कि इस स्क्रीन पे जितने भी क्या आ रहे हो हमारे पास, स्क्रीन के ऊपर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हो वो दिखाई देना चाहिए, और बाकी के नीचे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए रैप लगाते हैं अपन, प्रॉपर्टी याद हो तो, है ना। उसका क्या करते हैं, जो डायरेक्शन है वो क्या करेंगे, रैप कर देंगे अपन। तो उससे क्या होगा, ये जो फ्लैग इसका डायरेक्शन है, फ्लैग बॉक्स का डायरेक्शन को रैप करना पड़ेगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और ये वाली जो प्रॉपर्टी हाइड कर रखी है अपन, है ना, कंटेनर के अंदर जो भी आइटम है ना वो रैप हो जाना चाहिए। तो देखो अब क्या हुआ, आपके पास जितने भी आइटम दिख रहे हैं वो सब कैसे आ गए, एक के नीचे एक के नीचे एक आ गए। पर अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही मुझे, कि इसकी जो हाइट विड्थ है वो क्या है, छोटी बड़ी है, दिखाई दे रही ना। और वो हो किस कारण से रहा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ये हो इस कारण से रहा है कि देखो कहीं इमेज क्या है, बड़ी है, क्योंकि हमने देखो ये तो एक लाइन का कर दिया सब में, ये भी 3 लाइन का कर दिया, ये भी सब में। लेकिन ये जो देखोगे आप, इमेज कहीं छोटी और कहीं बड़ी, तो इसके कारण हो क्या रहा है, इमेज के कारण ये जो बॉक्सेस की विद हाइट है वो छोटी हो रही है, विद तो नहीं, हाइट बड़ी हो रही है और छोटी हो रही है। तो अपन इसमें काम करते हैं ना, इन सभी की एक जैसे विद हाइट कर देते हैं। तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हो, एक्सपेक्ट रेशियो। तो एक्सपेक्ट रेशियो करना क्या पड़ेगा, वो जितना भी आप करना एक जैसे रखना है तो 1 बाय 1 कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर चलते हैं, और जो हमारी इमेज है उस इमेज का एक्सपेक्ट रेशियो अपन क्या कर देते हैं, 1 बाय 1। तो विथ भी 1, हाइट भी 1। अब देखिए, अब हो गया बराबर। कोई बड़ा छोटा लग रहा क्या, नहीं, ठीक है, समझ में आया क्या ये, कोई डाउट इसमें? नो डाउट, स्मृति पंकज।
कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से अपन ने शो करवाया, ठीक है। अब ये जो काम था अपना, ये काम अपना हमने किसके थ्रू किया, फैच के थ्रू, कि फैच ने अपने को क्या दिया, यूआरएल के थ्रू डेटा अपन ने लिया फैच में, और फिर उस फैच के थ्रू क्या करवाया, डेटा को अपन ने क्या करवाया, शो करवाया, ठीक है। अब इस डेटा को शो करवाया अपन ने, लेकिन इसी के जैसा एक क्या होता है, और होता है नई चीज जिसको अपन बोलते हैं एसिंक एवेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एसिंक को वेट। अब ये क्या होता है एसिंक के वेट, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट का नेचर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट का नेचर ये होता है कि अगर आपने सपोज दैट 3 लाइनें लिखी हैं, तो उसमें से पहली वाली लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग तो होगा क्या, ऊपर वाली लाइन से पहले चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। लेकिन मान लेते हैं कि अपन दूसरी वाली लाइन को चलने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उस लाइन को, सेकंड वाली लाइन, पहले फर्स्ट लाइन तो चल जाएगी, सेकंड लाइन को कहाँ फेंकेगा, बैकग्राउंड में, और पहले वो थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करा देगा। क्यों, क्योंकि उसको हो रहा है टाइम सेकंड वाली लाइन को चलने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको कौन सी वाले बैकग्राउंड में फेंकेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन जो उसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद जब वो अपना काम खत्म कर लेगा, उसके बाद फिर वो सेकंड वाली लाइन जो वो थर्ड नंबर पर प्रिंट होगी। ये जावास्क्रिप्ट का नेचर होता है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए अब मेरे पास ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई कोड लिखा हुआ है और हम डेटा मंगवा रहे हैं, मान लो किसी एपीआई के थ्रू, ठीक है, तो अपन डेटा लेके जब आ रहे हैं, अब डेटा लेके आ रहे हैं तो डेटा आने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो जब तक हम चाह रहे हैं कि डेटा ना आए, तब तक अगला कोड ना चले। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अगर डेटा हमारे पास आएगा और उसमें लगेगा अगर टाइम, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा। और मान लो हम नेक्स्ट वाले कोड से क्या कर रहे हैं, उस एपीआई के थ्रू डेटा क्या करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उसको डेटा आने में टाइम लगेगा, तो वो डेटा को शो करेगा आगे। अब डेटा को जब शो करेगा, तो शो करेगा तो उसमें तो एरर आ जाएगी ना, क्यों, क्योंकि डेटा उसको मिला ही नहीं, उसमें तो बैकग्राउंड में फेंक दिया और अगला कोड चला दिया, वहां पर फिर क्या आती है, एरर आती है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस केस में अपन वेट करना पड़ेगा अपने को, है ना, कि जब तक वो डेटा ना मिले उसको, तब तक वो क्या करे, अगले कोड को एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं एसिंक के वेट। देखिए, तो वो समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, बेसिकली डेटा 1.js, ठीक है, इस नाम से अपन एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, तो लिखा अपन ने क्या, फंक्शन, और मैं फंक्शन का नाम क्या रख देता हूँ, गेट प्रोडक्ट्स नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। गेट प्रोडक्ट्स की अपन प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। गेट प्रोडक्ट्स नाम से फंक्शन बनाया। अब मैंने लेट एक क्या किया, वेरिएबल माना, जैसे मेरा डेटा आ रहा है, तो मैंने डेटा नाम से वेरिएबल, और डेटा कहाँ से आ रहा है, देखिए बेसिकली डेटा मेरे पास ऑब्वियसली कि अपन फैच से लेंगे, फैच क्या करेगा, अपने को डेटा ला के देगा यूआरएल से। मेरा यूआरएल जो था वो अपन कॉपी कर लेते हैं, यूआरएल अपना कहाँ गया, आई थिंक अपन ने फैच सीएसएस जेएस के अंदर है, ये रहा अपना यूआरएल, ठीक है। फैच को क्या चाहिए होता है, बेसिकली एक यूआरएल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये यूआरएल पास कर दिया मैंने, अब फैच के अंदर क्या आ गया, अपना यूआरएल आ गया, ठीक है। अब यूआरएल कहाँ पे आया, सबसे पहले तो जो यूआरएल से डेटा है वो इस डेटा के अंदर आया अपना, ठीक है। अब आपको पता है कि डेटा अगर रिजॉल्व होता है तो देन चलेगा, और अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो कैच चलेगा, ठीक है, यही होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, अब वो डेटा आपको पता है, डेटा आएगा तो अगर मैं उसको प्रिंट करवाऊँ, जैसे नॉर्मली अगर कंसोल लॉग करूँ मैं इस डेटा को, तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है, पहले तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट अपन चेक करते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। पहले तो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना अपने को, फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। तो अपन ने गेट प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अभी कॉल किया, मैं एक बार इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या आ रहा है मैसेज में अपने पास, प्रॉमिस डेटा, ये जो है अपना वो पेंडिंग है, क्यों, क्योंकि डेटा को आने में टाइम लगता है। तो उसने क्या किया कि डेटा आने में टाइम लग रहा था, तो उसने उसको क्या बता दिया, पेंडिंग बता दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे जाता हूँ, और इसके आगे मैं उस डेटा को मान लो कन्वर्ट कर रहा हूँ जेएसएन में,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा जो आता है यूआरएल से वो जेसन में तो आता नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट नाम से बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आएंगे उसमें प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे अपने पास, मतलब इस डेटा के अंदर जो भी डेटा आएगा वो अपन किसके अंदर ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के अंदर ले रहे हैं। और फिर इसके बाद हम चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट किस में कर दिया जाए, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, जेएसएन में। तो ये अपन ने लिख दिया। ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है, वो डेटा किसको देगा, आगे भेजेगा, ठीक है, और उस डेटा को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेएसएन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, अपन इसको नाम डेटा ही रहने तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें जैसे अपन ने यहाँ पर डेटा ही ले रखा है, ठीक है, और फिर उस डेटा को कन्वर्ट किया अपन ने किसमें, जेएसएन में कन्वर्ट किया है ना, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर अपन आ गए, हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो किसके अंदर आएगा, इस प्रोडक्ट के अंदर आएगा, और उस प्रोडक्ट को फिर अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, जेएसएन में। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, जो भी डेटा है उस डेटा को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो आएगा किसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये नाम चेंज करना है तो हम इसको रिजल्ट नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है ना, और इस वेरिएबल में डेटा कहाँ से आएगा, इस वेरिएबल में डेटा आएगा, जो भी हमारा डेटा था उस डेटा को जेएसएन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, इस डेटा को अपन प्रिंट करवा लेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट किसको करवाएंगे, आरईएस को। अब इधर समझना हुआ क्या, सबसे पहले तो आपका फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ तो वो गया कहाँ पर, अपनी डेफिनेशन में, डेफिनेशन में गया तो उसको एक वेरिएबल मिला किस नाम से, डेटा के नाम से। अब ये डेटा की वैल्यू कहाँ आ रही है, फैच से, ठीक है। तो फैच मतलब क्या करेगा, इस यूआरएल से डेटा लाएगा। अब जो भी डेटा लाएगा वो किसको दे दिया जाएगा, इस डेटा नाम की वेरिएबल में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब डेटा आ जाएगा तो इस डेटा को क्या करवाया अपन ने, प्रिंट करवाया। अब क्योंकि आपको पता है कि यूआरएल से जब भी मतलब कोई डेटा हमारे पास आएगा तो उसको क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो वो क्या होगा, पेंडिंग होगा। अब जब पेंडिंग होगा तो जावास्क्रिप्ट का नेचर क्या होता है, उसको बैकग्राउंड में फेंकेगा और फिर अगला वाला कोड चला देगा, ये वाला कोड चलाएगा, ठीक है। ये वाला जब वो कोड चलाएगा तो होगा क्या, उसको एक वेरिएबल मिलेगा लेट आरईएस, मतलब रिजल्ट नाम से, आरईएस नाम से वेरिएबल बनाया। तो वो क्या करेगा, उस डेटा को कन्वर्ट करेगा किसमें, जेएसएन में। अब एक बात बताओ मुझे, जब इसके पास डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डेटा तो क्या टाइम लगेगा उसको, तो ये वाला कोड चला देगा ना जावास्क्रिप्ट जब तक, तो जब डेटा आएगा ही नहीं हमारे पास तो वो डेटा को जेएसएन में कन्वर्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी, और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। देखो तो इसी लाइन में एरर आ जाएगी, मेरी 6 नंबर की लाइन में। मैं एक बार जब रन करता हूँ तो देखो एरर आई। पहली बात तो उसने क्या बताया, प्रॉमिस पेंडिंग था ऊपर वाला, फैच क्योंकि एक प्रॉमिस है और प्रॉमिस पेंडिंग है, क्यों, क्योंकि उसको आने में टाइम लग रहा है। तो देखो अब नीचे देखो क्या एरर है, उसने जैसे ही उसको पेंडिंग और टाइम लग रहा तो उसने अगला वाला कोड चलाया। अब आगे वाला कोड चलाया उसने रिजल्ट वाला, तो रिजल्ट वाला जब उसने कोड चलाया तो उसके अंदर क्या बोल रहा था, डेटा जो जेएसएन में कन्वर्ट करना था डेटा को, तो क्या बोल रहा है, डेटा डॉट जेएसएन इज नॉट अ फंक्शन, है ना। जो डेटा है, ठीक है ना, उस डेटा को अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते जेएसएन में, क्यों, क्योंकि उसके पास तो डेटा है ही नहीं ना, उसके पास तो डेटा ही नहीं, क्योंकि वो डेटा लेके ही नहीं आया। अब जब सर्वर डेटा लेके नहीं आया, उसने क्या करा, बैकग्राउंड में फेंका उसको, और उसके बाद अगला कोड चलाया, और अब उसके पास डेटा ही नहीं तो डेटा को जेएसएन में कन्वर्ट कैसे करेगा वो, ठीक है ना। तो डेटा को वो जेएसएन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से क्या हो रही है, एरर आ रही है। तो पहले हमने तो प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम क्या है, इतना समझ में आया पंकज, या इसमें कोई डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, आ गया समझ। ठीक, देखो कन्वर्ट ये हुआ कि डेटा पहले कन्वर्ट हुआ कि इसमें अपना, पहली बात तो वो डेटा लेके आ रहा था, कौन लेके आ रहा था, फैच, और फैच डेटा लेके आ रहा था, तो डेटा को अब क्यों लगेगा टाइम, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे लैपटॉप से, हमारे सिस्टम से जब रिक्वेस्ट जाएगी, आपको फैच क्या करता है, डेटा मंगवाता है इस वेबसाइट से। अब डेटा मंगवाएगा तो डेटा आने में टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पहले बात तो हमारे द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी, और फिर वो सर्वर से डेटा कलेक्ट करके जब लाएगा तो हमारे पास टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। जब टाइम लगेगा तो वो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो प्रिंट नहीं, मतलब प्रॉमिस नहीं चलाएगा, ये वाला कोड नहीं चलाएगा। फिर वो कौन सा वाला कोड चला देगा, ये वाला। अब ये वाला कोड चलाएगा तो उसमें क्या होगी, एरर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं, तो डेटा को कन्वर्ट नहीं करेगा वो जेएसएन में, क्योंकि इसको तो डेटा को आने में टाइम लग रहा है ना। तो टाइम लग रहा है तो वो क्या करेगा, इस वाले कोड को पहले चला देता है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि जब तक उसको ये फैच डेटा ला के न दे,
तब तक ये वेट करना चाहिए। कौन वेट करना चाहिए? ये वाला फंक्शन क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। ये वाला नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे? इसको वेट करवाएंगे कि जब तक कि हमारे पास यहाँ से डेटा नहीं आ जाता है तब तक इस फंक्शन को वेट करना, और जब डेटा मिल जाए तब जाके फिर ये वाला कोड चलना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर इसका बिहेवियर चेंज करेंगे। और बिहेवियर को क्या करना पड़ता है अपने को? इसके बिहेवियर को करना पड़ता है एसिंक। क्या करना पड़ता है? एसिंक। एसिंक लगाएंगे अपन। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजिंग, अगर आपने सुना हो, है ना, यानी कि ऐसा होता है ना कि हम, जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने कोई पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, अब पिज्जा ऑर्डर किया आपने, तो पिज्जा को तो आने में क्या होगा? टाइम लगेगा। अब पिज्जा को आने में टाइम लगा, मान लो आपने टीवी देखते देखते पिज्जा क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। अब टीवी देखते देखते जब पिज्जा को ऑर्डर किया, तो आप क्या टीवी देखना तो बंद नहीं करेंगे? अपन टीवी देख रहे हैं अपन, ठीक है, और आपने टीवी देखते देखते पिज्जा का ऑर्डर कर दिया। अब क्या हुआ? टीवी आप देख रहे हो, ऑर्डर आ गया आपका, ठीक है। अब ऑर्डर जब आ गया तो आप क्या करोगे? टीवी देखते देखते ही क्या करोगे? टीवी के देखते देखते ही आप क्या करोगे? अपना पिज्जा खत्म कर दोगे। ठीक है, तो अपना पिज्जा क्या कर दिया अपन ने? खत्म कर दिया। मतलब हम टीवी भी देखते रहे और साथ में क्या करा हमने? पिज्जा खत्म भी कर दिया। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि हमने दोनों काम को परफॉर्म करवाया ना, है ना। तो उसको बोलते हैं सिंक, मतलब कि हम एक साथ क्या कर रहे हैं? दो दो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपने को क्या करना है? इसका बिहेवियर सिंक बनाना है। फिर इसके बाद में क्या करूंगा? सिंक बनाने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर पहली बात तो देखो, ये डेटा लेके आएगा, और जहां जहां भी आपको टाइम लग रहा है वहां पर आपको क्या करना है? एक फंक्शन और यूज करना है। कौन सा? अवेट। कौन सा? अवेट। कि अगर इसको डेटा लाने में टाइम लग रहा है तो अगले कोड को ना चलाए, जब तक कि इसको डेटा ना मिल जाए वो वेट करे। ये फंक्शन क्या करेगा? जब तक डेटा नहीं आएगा क्या करेगा? वेट करेगा। वेट करेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा वो? इसके बाद फिर यहाँ पर अपन जाएंगे, और फिर ये वाले फंक्शन नहीं चलना चाहिए क्योंकि इसके आगे तो लगा दिए, ये तो वेट कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला चल जाएगा ना, तो इसके आगे भी क्या करना पड़ेगा? अवेट लगाना पड़ेगा। ये भी क्या करेगा? वेट करेगा, है ना, कि जब तक ये वाला डेटा नहीं आएगा तब तक ये वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको रन करके बताऊं तो देखिए अब टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन लिया उसने। ये आप देखो, इस बार हमारे पास पूरा डेटा आया है। तो पहला जो डेटा आ रहा है मेरे पास, ये कौन सा आ रहा है? ये डेटा आ रहा है मेरे पास, दिख रहा है? ये जेएसएन फॉर्मेट का नहीं है ना, ये दिख रहा है आपको स्टेटस 200 आ गया, मतलब डेटा अपने को मिल चुका है, फैच हो गया है। देखो ये जो है जेएसएन फॉर्मेट में नहीं है, जेएसएन फॉर्मेट का डेटा आपको नीचे मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा जेएसएन फॉर्मेट का डेटा आपको? ये रहा, यहाँ से ना, ये रहा जेसन। ये दो बार क्यों प्रिंट हुआ? एक बार बिना जेसन वाला क्योंकि हमने दो बार प्रिंट कराया था ना। देखो बेसिकली हुआ क्या कि डेटा लेके आया सर्वर, तो उसने पहले उस डेटा को वैसा का वैसा ही प्रिंट करवा दिया, है ना, बिना जेसन के। फिर उसके बाद क्या किया? उस डेटा को अपन ने कन्वर्ट किया जेसन में, फिर प्रिंट करवाया। ये दोनों काम हुए ना, तो हमको क्या करना है? ये वाला हटा देते हैं अपन, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब क्या होगा? अब देखो, केवल मेरे पास जो जेसन वाला डेटा था केवल वो प्रिंट होगा। ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कौन सा आ रहा है? पहले वाला ही आई थिंक, ये तो पिछले आउटपुट को लेट नहीं किया था क्या अपन ने? ठीक है, अब रन कर। तो देखो अब आया ना, अब आ गया अपने पास डेटा पूरा, किसमें? जेएसएन में। ये देखो अब आ गया जेएसएन में, है ना, ये बन गया ना, एरे बन गया, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ID1 एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो पूरा आ गया। फिर ID2 का डेटा अपना, फिर ID3 का डेटा, ये किस में आ रहा है? पूरा जेएसएन में आ रहा है। तो उसने क्या किया कि उसको अगर आने में टाइम लग रहा था तो उसने क्या कर दिया? वेट कर दिया, और उसके बाद फिर आगे का फंक्शन चलाया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी वही काम हो रहा है जो अभी अपन ने करा, किससे? फैच से जो काम करा, ये फैच ही है, बस के अंदर हमने बिहेवियर चेंज कर दिया फंक्शन का कि अगर किसी डेटा को आने में टाइम लगे तो वेट करे, और फिर अगले वाले फंक्शन को तब तक एग्जीक्यूट, मतलब अगले वाले स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट ना करे जब तक कि उसको पिछला वाला डेटा मिल नहीं जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे बस करना क्या है? मुझे यहाँ पर उस डेटा को क्या करवाना है? शो करवाना है ना। तो उसके पास डेटा आ गया, इस डेटा का हमारा डेटा कहाँ पर आ रहा है? इस रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को अपने को क्या करना है? शो करना है। तो हम एक काम करते हैं, वो जो अपना कहाँ है फाइल, मेरा HTML का फाइल, ये रहा। तो fetch1.js यहाँ से अपन आएंगे, और ये पूरा का पूरा अपन कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये कर लिया अपन ने कॉपी, और फिर अपन यहाँ चलते हैं
पर डेटा वाले में, ठीक है, और डेटा हमारे पास आ ही रहा है। तो बस उस डेटा, आपको पता है रिजल्ट के अंदर डेटा आ रहा है ना, डेटा आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो करवा देंगे डेटा। तो ये डेटा शो करवा दिया अपन। बस आपको पता है कि जो डेटा आ रहा है मेरे से रिजल्ट में आ रहा है ना, तो उसको अपन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, आर ई एस, आर ई एस, क्योंकि रिजल्ट के अंदर डेटा आ रहा है। अब जो भी डेटा है उसमें से वो 20 अपने आइटम आ रहे हैं ना टोटल, ID 1 ID 2, तो वो इसके अंदर आएगा, उसमें से फिर उसके ऊपर लूप लगा दिया अपन ने, वही कि पहला आइटम प्रोडक्ट के अंदर जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, वो एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर देगा, शो करवा देगा। तो बस इतना काम, ये थोड़ा ईजी है, मतलब ये भी जो अपन ने किया ना अभी फेच वाला, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, कॉल बैक वगैरह लगाओ, फंक्शन है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अपने को। देखो इसमें भी हमने किया वही, ठीक है, फैच को डायरेक्ट यूज़ किया, और इसमें क्या किया हमने, असिंक का वेट लगा दिया, बस दोनों का काम सेम ही है। अब मैं इसको शो करवा दूं तो मेरी फाइल कौन सी है, डेटा डॉट जेएस है ना, तो अपन उसके अंदर इस फाइल को कनेक्ट कर देते, कौन सी, डेटा डॉट जेएस को, तो अपन कनेक्ट कर देते हैं। ये एचटीएमएल फाइल अपनी यहाँ पर फैच वाली है, यहाँ पर अपन कौन सी वाली फाइल को कनेक्ट कर देते हैं, डेटा 1.js, ठीक है। बस अब मैंने कौन सी वाली जावास्क्रिप्ट लिंक करी है, ये डेटा वाली लिंक करी, ठीक है। तो मतलब ये वाला चलेगा, असिंक का वेट वाला। तो वही होगा कि पहले तो डेटा आएगा, फिर वेट करेगा जब तक डेटा नहीं मिलेगा, जब डेटा मिल जाएगा तो फिर वो जेसन में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद रिजल्ट में आएगा, और फिर रिजल्ट से अपन एक एक करके प्रोडक्ट्स को शो करवा देंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट आ भी रहेगी, रिफ्रेश करें या उस पेज को लोड करते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली फाइल थी, लाइव किया अपन ने, शो हो रहा है, इससे भी काम हो रहा है हमारा, है ना। तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं। असिंक का वेट थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है, तो आप ये वाला लगा सकते, असिंक का वेट नहीं सॉरी, फैच वाला थोड़ा लेंदी है, उसमें कॉल बैक फंक्शन वगैरह बनाना पड़ता है, चीजें बहुत सारी, तो आप डायरेक्टली कौन सा वाला यूज कर सकते हो, असिंक का वेट यूज कर सकते हो, है ना। तो दोनों ही इजी। क्यों पंकज, कौन सा वाला सही लगा आपको दोनों में से, यही वाला ठीक है सर। कौन सा, असिंक का वेट, हाँ सर। है ना। इसमें वही है कि टाइम बचाना अपना, है ना। उसमें क्या है कि बहुत सारा लिखना पड़ता है, पहले कॉल देन लगाओ, फिर देन में अगर कुछ एरर आए तो कैच लगाओ, है ना, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि इसमें सिंपल सा है, इसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली फैच के थ्रू डेटा लो, और उस डेटा को वेट करवाओ कि डेटा आने में अगर टाइम लग रहा है तो उसके आगे क्या लगा दो, वेट कर दो, ठीक है। और फिर जब डेटा है तो उस डेटा के ऊपर वो डेटा को सारे को शो करवा लो आप, है ना। तो ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो दोनों का काम सेम है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला कब यूज़ करना है वो वाला कब यूज़ करना है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही आप जब डेटा लेके आओगे किसी यूआरएल से, तो इस तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है। चलिए तो उसको अपन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं। अब देखिए लेक्चर्स तो अपने सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए जेएस के। अब देखते हैं वो वाला जो है अपना क्या बोलते हैं, शायद अभी आपका बच्चा हुआ है ना चालू का, अभी एचटीएमएल सीरीज में जावास्क्रिप्ट ही हुआ ना पूरा, हाँ अभी तो दोनों ही हुआ है बस। CSS भी हो गया, JS भी हो गया आपका, और HTML भी हो गया, ठीक है। तो फिर रिएक्ट देखते हैं, वो मैं मैम से एक बार बात करता हूँ, है ना, मैनेजमेंट वाले क्या बोलते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे मंडे क्या करना है ना, ठीक ओके। है। ओके ओके, बाकी आप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो तो, खैर नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना आपको, तो देख हाँ लेना अपन। तो ओके, सर बाकी वो रिवीजन वाला हो गया क्या स्टार्ट? क्या चीज़, अभी आप बोल रहे थे ना न्यू बैच स्टार्ट होना है। मेरी न्यू पेज स्टार्ट हो गई है, उसको हो गए 2 दिन JS की। हाँ तो अगर रिवीजन करना हो आपको तो वो उसमें से आप कर सकते हो। वो ठीक है है, मेरी 3 बजे ही है ना सर वो? 3 बजे, हाँ आप ऑफलाइन भी आ सकते हो अगर ऑफलाइन आना हो, और अगर ऑनलाइन कनेक्ट करना हो तो 3 बजे आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, हाँ सर। है ना। तो दोनों है, और अगर वो भी नहीं देख पाओ आप तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे 3 से 4 की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो उसको, हाँ सर। ठीक है। जैसा भी आपको ठीक ओके। लगे आप कर लीजिएगा, है ना। हाँ सर। ओके। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके।